मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य, इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास में दास वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक पर अपना व्याख्यान देने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि इस दास वंश का नाम दास वंश क्यों पड़ा। बिल्कुल सरल सा जवाब है। दास वंश के जितने भी शासक हुए हैं वो शासक बनने से पहले किसी न किसी व्यक्ति अथवा शासक के दास रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी को उसकी भारत विजय में ही सहायता प्रदान नहीं की, बल्कि अधिकांशतः वही उन विजयों के लिए उत्तरदायी था। ऐबक की मुख्य सफलता भारत के तुर्की राज्य को गौर और गजनी के सुल्तानों के स्वामित्व से मुक्त करके उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने का प्रयत्न करना था। यदि हम ऐबक के प्रारंभिक जीवन पर एक नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि बाल्यकाल में ही लोग ऐबक को दास बनाकर निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी को बेच गए थे। ऐबक की प्रतिभा से प्रभावित होकर काजी ने उसे साधारण पढ़ने लिखने के अतिरिक्त सैनिक प्रशिक्षण भी दिया था। लेकिन यहाँ फिर इसकी बदकिस्मती यह रही कि काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने ऐबक को फिर बेच दिया। अंत में गौरी ने उसे खरीद लिया। ऐबक की योग्यता और स्वामी भक्ति से संतुष्ट होकर गौरी ने पहले तो उसे एक सेना की टुकड़ी का नायक बनाया, तत्पश्चात उसे अमीर ए आखुर यानी कि अस्तबलों का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के हम देखते हैं कि सूबेदार यानी कि वायसराय के रूप में उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बुलंदशहर, मेरठ और दिल्ली पर उसने किस तरह से अधिकार किया। तो जटवन हिंदू सरदार ने हांसी में तुर्की सेना को घेरा था और ऐबक ने बागड़ के पास युद्ध में विद्रोही सरदार को मार डाला। फिर डोर राजपूतों को पराजित कर बुलंदशहर पर उसने अधिकार किया। 1193 ईस्वी में उसने मेरठ को भी जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया और इसी वर्ष जब दिल्ली के तोमर शासक ने विद्रोह किया था तब ऐबक ने उसे भी परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अजमेर के विद्रोहों का भी उसने दमन किया। गौरी ने सफल कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रभुसत्ता के अंतर्गत अजमेर का राज्य पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को लौटा दिया था, किंतु पृथ्वीराज के पुत्र हरिराज ने पृथ्वीराज के पुत्र जिसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार की थी अजमेर से खदेड़ दिया। तत्पश्चात दिल्ली को जीतने के लिए एक सेना भेजी। सूचना मिलते ही ऐबक दिल्ली की तरफ बढ़ा और चौहान सेना को परास्त किया। अजमेर पहुंचकर हरिराज को दुर्ग में घेर लिया। 1194 ईस्वी में कन्नौज भी विजय की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चंदावर के युद्ध में ऐबक ने अतुल पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया। इससे प्रसन्न होकर मोहम्मद गौरी ने कन्नौज राज्य के शासन का भार ऐबक को सौंप दिया था। अजमेर के चौहानों ने पुनः विद्रोह किया। हरिराज ने तुर्कों का डटकर सामना किया, किंतु धीरे धीरे दुर्ग रक्षकों की शक्ति और साधन क्षीण होते गए और हरिराज ने परास्त होकर गलानी से आत्महत्या कर ली थी। 1197 से 1203 ईस्वी के बीच में राजपूताना के विद्रोहों का भी दमन किया गया। मेद और चौहान राजपूतों ने गुजरात के चालुक्यों की सहायता से अजमेर में स्थित तुर्की सेना को घेर लिया था। ऐबक ने गजनी से सहायता पहुंच जाने पर राजपूतों पर आक्रमण कर विद्रोहों को दबा दिया। यहाँ हमें देखो ये पता चल रहा है कि अगर गजनी से सहायता नहीं पहुंचती तो ऐबक की स्थिति कुछ नाजुक थी। बदायूं और बनारस के आसपास राजपूतों की शक्ति को कुचला। तत्पश्चात उसने कोटा, बूंदी, सिरोही में नव स्थापित राजवंशों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास किया। यहाँ हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी नया प्रादेशिक लाभ प्राप्त नहीं किया या उसे नया प्रादेशिक लाभ नहीं मिला,
किंतु उसे क्या सफलता मिली कि उसने राजपूतों की शक्ति को कमजोर बनाकर मुस्लिम राज्य की सुरक्षा करने में सफलता प्राप्त कर ली। 1197 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, क्योंकि यहाँ के शासक भीमसेन ने राजस्थान के राजपूतों को तुर्कों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया भी और सहयोग भी प्रदान किया था। हरिराज की मृत्यु के बाद राजपूत सामंतों ने तुर्कों के विरुद्ध भीमदेव से सहायता की प्रार्थना भी की थी। अजमेर के तुर्क अधिकारी ने तुरंत ऐबक को इस स्थिति से अवगत भी कराया। ऐबक ने अजमेर पहुंचते ही विद्रोही राजपूतों पर धावा बोला। तभी गुजराती सेना विद्रोहियों की सहायतार्थ पहुंच गई। घमासान युद्ध के बाद ऐबक को अजमेर दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। यहाँ देखो फिर स्थिति क्लियर हो रही है कि ऐबक को एक बार फिर अपनी कहते हैं कमजोरी दिख रही है, जब तक कि उसको गजनी से सहायता प्राप्त नहीं हो रही। राजपूतों ने दुर्ग को घेर लिया, किंतु गजनी से ऐबक की सहायता के लिए नई सेना के आते ही राजपूतों ने फिर घेरा उठा लिया। ऐबक अपनी इस स्थिति के लिए गुजराती सेना को उत्तरदायी मानता था और गौरी की पिछली पराजय का भी बदला लेना चाहता था। इस बार घमासान युद्ध में तुर्कों की विजय हुई। तुर्की सेना ने राजधानी अनहिलवाड़ा को जी भरकर लूटा। ऐबक तुर्क अधिकारी को नियुक्त कर लौट गया, लेकिन राजपूतों ने क्या किया, वापस से वो संगठित हुए और तुर्क अधिकारी को उन्होंने खदेड़ दिया। अनहिलवाड़ा पर पुनः भीमदेव का अधिकार हो गया। 1202 और 3 ईस्वी में बुंदेलखंड पर भी उसने आक्रमण किया। 1202 ईस्वी में ऐबक ने चंदेलों के सुदृढ़ दुर्ग कालिंजर को घेरा। यहाँ के शासक परमर्दी देव की युद्ध में मृत्यु होने पर उसके मंत्री अजय देव ने भी युद्ध जारी रखा। दुर्ग में पानी की कमी हो जाने से विवश होकर उसे अजयगढ़ दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। फलस्वरूप कालिंजर पर तुर्की सेना ने अधिकार कर लिया। बिना किसी भयंकर संघर्ष के ऐबक ने चंदेलों के महोबा, खजुराहो और कालपी आदि नगरों पर अधिकार कर लिया। 1204 और 5 ईस्वी में बिहार और बंगाल पर भी उसने अपनी विजय पताका फहराई। कहते हैं कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने ऐबक की अनुमति से मात्र 200 घुड़सवारों के साथ बिहार में प्रवेश किया। यहाँ कहते हैं कि अहिंसा के अनुयायी जो बौद्ध थे, उन्होंने इनका सामना करना उचित नहीं समझा और वो जंगलों में चले गए। बड़ी ही सरलता से तुर्कों का बिहार पर अधिकार हो गया। 1205 ईस्वी में बंगाल के सैन राजवंश के शासक लक्ष्मण सेन पर खिलजी ने आक्रमण किया। कहा जाता है कि खिलजी बंगाल की राजधानी नदिया यानी कि नवद्वीप की तरफ इतनी तेजी से आगे बढ़ता गया कि उसकी मुख्य सेना उससे काफी पीछे रह गई। कहा जाता है कि मात्र 18 घुड़सवारों के साथ उसने राजधानी में प्रवेश किया। अब यहाँ देखिए कि जो वृद्ध लक्ष्मण सेन है, उसने वास्तविक स्थिति को नहीं भांपा, नहीं जांच की, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए अपना कल्याण इसी में सोचा कि यहाँ से भागना ही उचित होगा। तुर्क सैनिकों ने नरसंहार किया। लक्ष्मण सेन ने नदिया से थोड़ी दूर जाकर अपनी सैन्य शक्ति को पुनः संगठित करना शुरू कर दिया। तब खिलजी सुरक्षा की दृष्टि से नदिया से गौड़ यानी कि लखनौती नगर आ गया और बाद में यही बंगाल की राजधानी बन गई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव अपनी किताब दिल्ली सल्तनत में लिखते हैं कि अपने स्वामी की मृत्यु से पहले और स्वयं सिंहासन पर बैठने से पहले ही ऐबक लगभग समस्त उत्तरी भारत का स्वामी बन चुका था और अपने स्वामी के सहायक सेनापति और प्रतिनिधि की हैसियत से इस देश में कार्य कर रहा था। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर सिंहासनारोहण के बारे में जानना चाहें तो पता लगता है कि 1206 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को नियमित रूप से अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था और मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। गौरी की मृत्यु होने पर लाहौर के नागरिकों ने ऐबक को शासन सत्ता संभालने के लिए भी आमंत्रित किया था। उसका विधिवत राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। इस अवसर पर ऐबक ने केवल मलिक और सिपह सालार की उपाधियों से ही संतोष किया था।
अब जब वो शासक बन गया तो निश्चित तौर पर उसके समक्ष कठिनाइयां भी आएंगी। तो सबसे पहले गजनी का शासक यल्दोज, सिंध और मुल्तान का शासक नासिरुद्दीन कुबाचा और बिहार और बंगाल का शासक इख्तियारुद्दीन खिलजी उसके सामने एक शक्तिशाली प्रतिरोधी के रूप में खड़े मिले। उसको राजपूतों द्वारा शक्ति संचय किया जा रहा था। बुंदेलखंड में चंदेल शासक त्रिलोक वर्मा ने तुर्कों को परास्त कर कालिंजर पर अधिकार किया। कन्नौज के घेड़वाल शासक हरिश्चंद्र ने बदायूं और फर्रुखाबाद में अपनी सत्ता स्थापित की। प्रतिहार राजपूतों ने ग्वालियर दुर्ग को भी जीत लिया। तीसरी अगर समस्या की तरफ हम देखें तो पता चलता है कि ख्वारिज्म का शाह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने एक रोड़ा बनकर खड़ा था और आंतरिक अशांति और अव्यवस्था भी राज्य में फैल रही थी। शासक के रूप में ऐबक की उपलब्धियों पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहले पता चलता है कि 1208 ईस्वी में जब यल्दोज ने पंजाब पर आक्रमण किया था तो ऐबक ने उसे युद्ध में परास्त कर पंजाब से भागने के लिए बाध्य कर दिया था। ख्वारिज्म का शाह भी गद्दी पर अधिकार करने के लिए लालायित था, इसलिए ऐबक ने वहां की जनता के आमंत्रण पर 1208 ईस्वी में गजनी पर अधिकार किया। परंतु गजनी की जनता द्वारा ऐबक के शासन से असंतुष्ट होने के कारण 40 दिन बाद ही ऐबक को गजनी छोड़ना पड़ा। गजनी पर यल्दोज ने अधिकार कर लिया। ऐबक ने यल्दोज की दिल्ली की गद्दी पर आधिपत्य स्थापित करने की समस्त महत्वाकांक्षाओं को मिट्टी में मिला दिया। इस तरह से इसने यल्दोज को की महत्वाकांक्षाओं पर एक रोक लगा दी। बंगाल में विद्रोहों का दमन किया। अली मर्दान खां जो कि बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा था, उसे खिलजी सरदार पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसे बंदी बनाकर मोहम्मद शेरा को गद्दी पर बैठाया। किंतु अली मर्दान खां कैद से भागकर ऐबक के पास सहायता के लिए पहुंचा। ऐबक का समर्थन प्राप्त होने के कारण खिलजी सरदारों ने उसकी अधीनता स्वीकार करी और उसने ऐबक की। राजपूत शासक और ऐबक ने बदायूं पर अधिकार करके अपने योग्य गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। हिंदू सरदारों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। चंदेलों ने कालीजंद पे, परिहारों ने ग्वालियर से, गढ़वालों ने बदायूं और फर्रुखाबाद से तुर्कों को खदेड़ दिया था और कर देना भी बंद कर दिया था। तब ऐबक ने हिंदुओं को परास्त कर लेना भी शुरू किया, लेकिन उनके राज्य उनके पास ही उसने रहने दिए। और सबसे मजबूत कदम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपने शासन में उठाया गया वो यह था कि वैवाहिक संबंधों द्वारा उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। अपनी पुत्री का विवाह योग्य और शक्तिशाली गुलाम इल्तुतमिश से किया और बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से और यल्दोज की पुत्री के साथ उसने स्वयं विवाह कर लिया। ऐबक ने गजनी पर शासन के दौरान गौरी के उत्तराधिकारी राजकुमार महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त कर दास्ता से मुक्ति पा ली थी। महमूद ने उसे राजकीय सत्ता के आवश्यक चिन्ह जो होते थे जैसे छत्र और दुर्बाश वो उसे प्रदान किए। कहते हैं 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के अगर हम पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें तो पता चलता है कि सेनापति के रूप में अगर हम उसके बारे में कुछ जानना चाहें तो प्रोफेसर हबीबुल्लाह बताते हैं कि उसमें एक तुर्क का साहस और एक ईरानी की उदारता और सुसभ्यता मिश्रित थी। कुशल राजनीतिज्ञ था। इसकी जानकारी हमें उसके वैवाहिक संबंधों द्वारा पता लग जाती है। उदार, दानप्रिय और न्यायप्रिय भी वह रहा है। मिनहाज कहते हैं कि ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदय बादशाह था। वह बहुत दानशील था। लेनपुल कहते हैं कि ऐबक के राज्य में भेड़ और भेड़िए एक ही घाट पर पानी पीते थे। सड़कें लुटेरों से सुरक्षित थी। फरिश्ता उसके बारे में कहते हैं कि वह अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था, इस कारण उसे लाख बख्श का उपनाम भी मिला। साहित्य और कला का पोषक भी रहा है। फक्र मुदीर विद्वान उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। दिल्ली में उसने कुवत उल इस्लाम और कुतुब मीनार का निर्माण कराया और अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोंपड़ा भी बनाया। नमस्कार।